अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही है उसके अंदर कौन कौन सी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ या कौन कौन से फ़ीचर्स जो हैं इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट 2 लेक्चर के अंदर आपने देखा है कि मास स्प्रिंग सिस्टम और जो है सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, वो हम इधर अब उनको समराइज़ करेंगे। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसको जो है आपने ये यहाँ पर 5 से 6 हैं वो ऐसे ही ऐसा याद करने हैं। तो हम अगर फर्स्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो है फर्स्ट के अंदर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, यहाँ पर एब्रीवेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो जहाँ पर भी अब कैपिटल SHM आए तो वहाँ से आपने यही मुराद लेनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है वो हमेशा एक फ़िक्स पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी। जैसा कि आपने मास स्प्रिंग सिस्टम भी देखा था, वो भी अपनी जो है मेन पोजीशन या कह लेंगे आप वो जो पोजीशन थी सेंटर वाली पोजीशन उसके इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है। और इसी तरीके के साथ सिंपल पेंडुलम भी जो है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो अपनी मोशन को रिवाइज करता है। सेकंड जो इसमें प्रॉपर्टी आएगी, इट्स एक्सलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी उसके एक्सलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा जो है मेन पोजीशन की तरफ होगी। जैसे सिंपल पेंडुलम में आपने देखा था और मास स्प्रिंग सिस्टम में कि दोनों जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर ही एक्सेलरेशन भी आ जाता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। जो एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, वो एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, जितना ज़्यादा दूर आप ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे या मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बॉडी के अंदर जो है उतना ज़्यादा ही एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बनेगा एक्सेलरेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा आप बॉडी को मीन पोजीशन से दूर लेते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होता जाएगा और उतना ज़्यादा ही एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट जो है इसी की एग्जांपल में दिया है कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मेन पोजीशन, क्योंकि मेन पोजीशन के ऊपर जब बॉडी आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता ज़ीरो पर आ जाएगा वैसे ही एक्सेलरेशन भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉडी पहुँचेगी तो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है वो आपकी वेलोसिटी बनता है। जब मेन पोजीशन पर बॉडी पहुंचती है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी वहाँ पर मैक्सिमम होती है। और वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचकर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो। जैसे कल वाले लेक्चर में आपने देखा कि जब बॉब जो है सिंपल पेंडुलम की वो पोजीशन ए और बी जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर जब भी बॉडी पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और जब बॉडी जो है वो मेन पोजीशन पर पहुँच जाती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और जैसे मेन पोजीशन ओ से दोबारा बॉडी जो है बी की तरफ जाना शुरू होती है जो उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और जब बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फिर एक दफ़ा इन हम चारों को जो है चारों पॉइंट्स को रिवाइज़ करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट क्या है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ पर जो फिक्स्ड पोजीशन है वो उसकी मेन पोजीशन ओ, जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर भी मेन पोजीशन ओ हमने ली थी और सिंपल पेंडुलम वाले सिस्टम के अंदर भी मेन पोजीशन ओ है। तो बॉडी जो है उस फिक्स्ड पोजीशन जो मेन पोजीशन उसकी होती है उसके इर्द गिर्द जो है वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी ऑब्जेक्ट करेगा वो अपनी फिक्स पोजीशन यानी मेन पोजीशन के आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। दूसरी आपने इसमें जो फीचर पढ़ा, इट्स एक्सलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसका जो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ, यानी जो उसकी फिक्स्ड पोजीशन है सेंटर वाली पोजीशन जिसको हम मेन पोजीशन का नाम देते हैं, एक्सलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। नेक्स्ट जो है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। कि जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जो कि वो मेन पोजीशन से हासिल करती है या मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से दूर लेते जाएंगे उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर पहुंचने के बाद क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको याद हो कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स निकाला था, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी एक दूसरे के, लेकिन होंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। तो जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है मेन पोजीशन के ऊपर आकर ज़ीरो और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम, क्योंकि मेन पोजीशन के ऊपर आकर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम होता है। लास्ट पॉइंट जो है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इसकी वेलोसिटी जो है मेन पोजीशन के ऊपर पहुंचने पर मैक्सिमम हो जाती है और जब बॉडी मेन पोजीशन से अवे जाना शुरू होती है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो वहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचने के बाद ज़ीरो। तो 4 पॉइंट्स हैं, इनको चीदा चीदा निकाल जो आपने जहन में बैठाने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या, कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसका जो है एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है जो मेन पोजीशन से बॉडी कवर करती है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो मेन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और जो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम हो जाएगा। और अब जो लास्ट पॉइंट जो है जिसको हम पॉइंट नंबर इधर 4 का नाम दिया है कि वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मिनिमम और मेन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के कई दफ़ा पूछे गए हैं, इनमें से एक आध एमसीक्यूज़ भी आ जाता है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ रही हैं, इन टर्म्स में से भी ये 4 टर्म्स हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। इन 4 टर्म में से एक या 2 टर्म्स जो हैं वो लाजमी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं। तकरीबन हर साल इन 4 डेफिनेशंस के अंदर से एक या 2 डेफिनेशन ज़रूर पेपर में पूछी जाती हैं, इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो वाइब्रेशन की है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक मुकम्मल राउंड ट्रिप जो है बॉडी का जो वाइब्रेट कर रही है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, वो उसका वन वाइब्रेशन कहलाता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि आप सिंपल पेंडुलम को ही अगर लें तो आपने सिंपल पेंडुलम जब बॉब रेस्ट में है तो बॉब को वहाँ से उठाया, ए तक लेकर गए, वहाँ पर जाकर जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो जो आपकी बॉब जो है सिंपल पेंडुलम की वो ए से ओ की तरफ और ओ से बी पर पहुँचेगी। अब बी पर पहुँचने के बाद जब दोबारा वो ए पर आएगी वाइब्रेट करती हुई, तो उसका एक साइकिल या वन वाइब्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचेगी और दोबारा जब वो उसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ जाएगी तो बॉडी की एक वाइब्रेशन या एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
फिर से इसकी डेफिनेशन देखें। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक मुकम्मल जो चक्कर है बॉडी का वाइब्रेट करती हुई अपनी मीन पोजीशन का, मुकम्मल चक्कर क्या कि जिधर से उसने स्टार्ट लिया है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद बॉडी दोबारा उसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए। जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम में भी हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ए पर लेकर आए, जब स्प्रिंग ए पर छोड़ने के बाद दोबारा बी से होता हुआ ए तक पहुंचेगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट होगा। ऐसे ही जब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो जब हम उसको ओ से ए पर ले जाकर छोड़ देते हैं बॉब को, तो बॉब वाइब्रेट करती हुई बी पर जाएगी, बी से दोबारा जब ए पर पहुंचेगी तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। वाइब्रेशन का यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, कोई ये मोशन है तो मोशन का इधर हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा, इसको भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास जो डेफिनेशन आ रही है ये टाइम पीरियड की आ रही है। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, वो वक्त जो वाइब्रेटिंग बॉडी यूज़ करती है या इस्तेमाल करती है टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम एक बॉडी लेगी वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी कि फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी को जब रिलीज़ करेंगे तो जितने ड्यूरेशन में वो सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन से होती हुई दोबारा फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए तो उसका ये वाला टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड का बेटा यहाँ पर आपके पास जो यूनिट आएगा टाइम पीरियड का वो सेकेंड आएगा। ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन आपने जो है बुक के ऊपर इसको लिख लेना है, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है फ्रीक्वेंसी की आ रही है। फ्रीक्वेंसी जो है ये भी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होता है एक सेकंड के अंदर। सिंपल टर्म में हम अगर इसको डिफाइन करें फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है एक सेकंड में उसकी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन आर साइकिल्स, वाइब्रेशन या साइकिल जो है ये दोनों एक ही मीन के अंदर हम लेंगे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर एक वाइब्रेटिंग बॉडी की नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन या साइकिल्स जो है इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर टाइम पीरियड को इन्वर्स कर दें, उसका रेसिप्रोकल दें तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनता है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से। तो एफ इक्वल टू 1/t आ जाता है, एफ इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी नहीं दिया हुआ तो बेटा वो आपने लिख लेना है, इसका यूनिट हर्ट्स होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स, HURTZ। इसके स्पेलिंग भी आप साथ लिख लेंगे, HURTZ। और एब्रीवेशन के तौर पर H कैपिटल और Z स्मॉल लिखते हैं। HZ जहाँ पर लिखा है उसको हम हर्ट्स कहते हैं। नीचे एग्जांपल के अंदर अगर मैं आपको इसका यूनिट दिखा सकूं, अगर फ्रीक्वेंसी का दिया ये लास्ट के अंदर 0.50 हर्ट्स। HZ क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और इसको हर्ट्स कहते हैं। HURTZ आपने लिखना है और स्मॉल जब एब्रीवेशन के तौर पर लिखते हैं तो HZ। यहाँ पर जो HZ है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, इसको हर्ट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा इसकी डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की फिर एक दफ़ा हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन आर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की तादाद या साइकिल्स की तादाद एक सेकंड के अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो उसकी क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कि एक सेकंड में बॉडी की जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करे वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर F इक्वल टू 1/t। यहाँ पर t आपका क्या है, वो टाइम पीरियड है। लास्ट में जो आपके पास टर्म आती है यह है एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude. Maximum displacement vibrating body का इसके दोनों साइड के ऊपर mean position से जो है उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे अगर आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं तो O से A तक, O उसकी मीन पोजीशन है, A उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। O से A तक जितना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना वो पाथ लेंथ होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी जो वाइब्रेट करती है, जितना उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका
एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हम कह रहे हैं और इसका यूनिट भी नहीं लिखा हुआ, वो भी आपने साथ मेंशन कर देना है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्योंकि मीटर होता है तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी मीटर ही होगा। फिर से एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देख लें। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दोनों तरफ, यानी कि एक मीन पोजीशन ओ से या आप ए तक डिस्प्लेसमेंट ले लें या ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट ले लें, वो वाला आपका डिस्प्लेसमेंट एक साइड वाला आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का यूनिट भी मीटर ही आपका आएगा। तो बेटा ये चार डेफिनेशंस जो हैं ये बार बार पेपर में इनमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके के साथ याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और इन सब के यूनिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर मैं एक दफ़ा बताता हूँ कि वाइब्रेशन का कोई यूनिट नहीं है, वाइब्रेशन सिंपल आपके पास मोशन होती है। टाइम पीरियड का यूनिट टाइम वाला ही हम लेंगे, सेकेंड लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ पर हर्ट्स है। नीचे एग्जाम्पल के अंदर अगर आप जाएँ तो एग्जाम्पल में ये लास्ट जो आपके पास आंसर आ रहा है 0.50 हर्ट्स, ये HZ जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। और इसको जब स्मॉल लिखते हैं एब्रीवेशन के तौर पर तो HZ लिख देते हैं, वैसे इसको हर्ट्स HURTZ। तो इसके बाद एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हम एम्पलीट्यूड के तौर पर यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट जो है वो मीटर कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल आ रही है ये शॉर्ट सी एग्जांपल है, 2 नंबर के लिए पेपर में अक्सर एग्जांपल आ जाती है। इसमें थोड़ा बहुत जो है इसकी जो फिगर का चेंज आ जाएगा कि लेंथ आपको और दे दी जाएगी, लेकिन फार्मूला सेम यही रहता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के लिए अक्सर पेपर में ये एग्जांपल या इसी से मिलती जुलती एग्जांपल्स आ जाती हैं न्यूमेरिकल के अंदर भी। तो इसकी अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की फाइंड करनी है। सिंपल पेंडुलम की जो टोटल लेंथ L है वो आपके पास 1 मीटर है और G की वैल्यू जो है वहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर है। तो जो आपको सोल्यूशन में गिवन जो है वो लेंथ आपको दी है 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, ये आपने याद भी रखनी है। बाज़ का सिर्फ आपको लेंथ दे दी जाती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नहीं दी होती, तो वो आपने 10 जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही वैल्यू आपने यूज़ करनी है। अब फार्मूला जो है इसके लिए टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का, जैसे आपने लास्ट टॉपिक में देखा था, T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट, T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। L आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो T की जो हमने यहाँ पर T क्या है, ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो फिर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 3.14 आप यूज़ करेंगे। 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है डिवाइड करने के बाद वैल्यू यही आपके पास आती है। तो पाई की आप वैल्यू 3.14 अंडर रूट, लेंथ की वैल्यू आपको 1 मीटर दी है, जी की वैल्यू आपके पास 10 है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा टाइम पीरियड का 1.99 सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका उस जो आपके पास सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 1.99 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ये 2 सेकेंड आपके पास बन जाएगा। अब आपके पास टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जैसे अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, F इक्वल टू 1/T। टी की वैल्यू हमारे पास 1.99 सेकेंड आई है, और जो है हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0.50 हर्ट्स आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम हर्ट्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर फिर जो है 1/1.99 सेकेंड जो है वो 0.50 हर्ट्स आ जाएगा। छोटी सी एग्जांपल है, 2 नंबर के लिए अक्सर पेपर में ये आ जाती है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके के साथ करना है। आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने 4 टर्म्स डेफिनेशन जो है इनको जो है याद करना है, और जो है आपके पास ये जो साइलेंट फीचर्स जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो हमने रिवाइज़ की हैं इनको याद करना है। मज़ीद अगर बेटा आपको कोई कन्फ्यूजन हो लास्ट 2 लेक्चर्स में भी और इस लेक्चर में भी, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और इनको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है। अल्लाह।